हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या इसे हम डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहें या डी ब्लॉक तत्व कहें, दोनों बात एक ही है। कभी कभी एग्जाम में डी ब्लॉक तत्व के नाम से पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को या लक्षण की वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। या कहता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं बताइए। इस प्रकार बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट्स को समझना है। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि संक्रमण तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आवर्त सारणी यहाँ पे बनाया है थोड़ा बहुत समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फिगर बनाना नहीं होता है, केवल मैंने समझाने के पर्पज से आपको बनाया गया है। तो आपको इसको देखकर घबराना नहीं है। आप इतना समझ गए तो ये सब आपको याद हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि मैं कहता हूं भैया कि याद नहीं, समझना है, समझकर याद करना है, रटना नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे कितने आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। इतना बात हमें मालूम है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18। 1 से लेकर 2 3 ऐसे जैसे जाकर अंत में 18। तो 18 कितने होते हैं भैया? 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। मतलब वर्ग कितने होते हैं? 18। और श्रेणी कितनी होती है? तो 7 श्रेणी होती है। कितनी भैया? तो श्रेणी कितनी होती है? 7 होती हैं। इतनी बात याद रखेंगे। श्रेणी का मतलब ये, ठीक है, और वर्ग का मतलब वे। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं ना आप, तो इसको वर्ग कहेंगे और इस वाले को श्रेणी कहेंगे। जैसे ये हुआ है, ठीक है, श्रेणी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 लिखा है, इसके ऊपर 3 और श्रेणी होती हैं। ठीक है, पूरा हमने डीपली फिगर को नहीं बनाया है। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझ लिया कि आवर्त सारणी में कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग और श्रेणी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 मतलब एक वर्ग और दूसरा वर्ग, ये 2 वर्ग क्या होते हैं? 2 वर्ग को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक, ठीक है, समझ में आया। और 13 से लेकर 18 तक के बीच के वर्ग को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझिएगा एक एक पॉइंट्स। मतलब 1 से लेकर 2, 1 और 2 क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और याद रखेंगे वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला तो यही हो गया डेफिनेशन। यदि हमें डी ब्लॉक का तत्व पूछा जाता है तो हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आप क्या कहेंगे? आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के बीच के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं इतने पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं भैया कि इसे ही हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम इस वाले मतलब वर्ग 3 से 12 तक के बीच के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये पॉइंट्स आता है कि भैया संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ये बात तो स्पष्ट है, परंतु संक्रमण तत्व क्यों हम कहते हैं इन्हें? क्यों कहते हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा ना, क्योंकि बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता है। तो कारण होगा, तो कारण है। कारण ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है यह एस तथा पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, इसलिए हम इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आया? मतलब
कि S और P ब्लॉक के बीच में क्या होता है, D ब्लॉक स्थिर होता है, मतलब स्थिर होता है, इसीलिए हम इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। देख रहे हैं ना, S और P के बीच स्थित है तो इसे संक्रमण तत्व इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि यह S तथा P ब्लॉक के बीच स्थित होता है। तो आशा करते हैं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पहले डेफिनेशन इसका लिखना होगा। तो आप कह सकते हैं ना, यहीं से देखकर कह सकते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे यदि आ जाता है संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक का तत्व, तो आप लिखेंगे कि वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं तथा इसे संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह वर्ग आवर्त मतलब क्या कह सकते हैं कि S तथा P ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, मतलब D ब्लॉक S तथा P ब्लॉक के बीच स्थित होता है। ठीक है, इतना आपको बता देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यहां से यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, और समझ के लिखें तो और अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, याद करने में वेरी इजी होगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमें तो पूरा डिस्कस करना है डी ब्लॉक के तत्वों पर, मतलब वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों पर। तो अब ये पॉइंट्स आता है कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व मतलब वर्ग कितने हैं। तो यहाँ पे हम वर्ग 3 से 12 तक के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 इसमें क्या आ जाते हैं, वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में कितने वर्ग आ जा रहे हैं, 10 वर्ग आ जा रहे हैं। परंतु याद रखेंगे कि डी ब्लॉक में कितने श्रेणी आ जाएंगे, श्रेणी मतलब ये वाली। ठीक है, ये कितनी श्रेणी आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 इसमें श्रेणी आ जा रही है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब आता है कि देखिए सबसे पहला श्रेणी है, चौथे श्रेणी से इसका प्रारंभ हो रहा है डी ब्लॉक का। तो यहां से याद रखेंगे कि Sc से लेकर Zn मतलब जिंक तक क्या हो जाएगा, देखिए जो क्या होता है, तो 3D श्रेणी में स्कैंडियम मतलब Sc से लेकर जिंक तक आपके हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि 4D जो श्रेणी होता है, 4D श्रेणी में Y से लेकर CD तक हो जाएंगे। उसके बाद 5D श्रेणी में क्या होता है, La से लेकर Hg मतलब पारा तक हो जाएगा। फिर से जो क्या होता है Ac से लेकर Cn तक क्या हो जाएगा, 6 श्रेणी में हो जाएंगे। और 7वें श्रेणी में ही क्या आता है भैया कि 7वें श्रेणी में ही जो लेक्टेनाइड और एक्टेनाइड जो तत्व होते हैं, मतलब F ब्लॉक के तत्व, इसे नीचे वाले को दो जो वर्ग में बांटे गए हैं, जिसमें क्या होता है 11 तत्व होते हैं, 11 तत्व होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये केवल आपको याद करना है कि हाँ भैया 3D जो श्रेणी है इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपके तत्व होते हैं। फिर से चौथे में क्या हो जाएगा, 5वीं श्रेणी में, 6ठे श्रेणी में क्या क्या होता है, आपको बस केवल इतना लिख देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतनी बात आप बोल देंगे। ठीक है, नहीं आता है तो भैया कम से कम लिख तो सकते हैं ना, इसीलिए आपको लिखा जाता है, क्योंकि लिखा जाएगा तो उसमें समय लगेगा। उससे अच्छा है कि मैं समझाऊं आपको जितना समय में, और उससे अच्छा है कि आप इसको लिखकर याद कर ले या याद करके लिख ले। ठीक है, दूसरी बात ये आता है कि एक और पॉइंट्स है इसमें, कभी आपने सोचा है कि क्यों भैया कि डी ब्लॉक के तत्वों के 10 वर्गों में बांटा गया है, जो पी ब्लॉक के तत्व है इसे 6 वर्गों में बांटा गया है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, और जो एफ ब्लॉक के तत्व है इसमें 14 मतलब क्या वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों कभी सोचा है? तो भैया किसी का भी कारण होता है कुछ भी होने का, ये तो बात आप जानते ही हैं। तो इसी प्रकार इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है, कोई भी तत्व होता है तो उसमें क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, मतलब कोष भी होते हैं, उपकोष भी होते हैं। तो उपकोष क्या होते हैं, तो कोई भी तत्व है उसमें क्या कौन कौन से उपकोष होते हैं, एक होता है S होता है, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। ये 4 उपकोष होते हैं किसी भी तत्वों में, S, P, D, F। हम जानते हैं कि S जो उपकोष होता है उसमें क्या होते हैं भैया कि उसमें 2 ऑर्बिट मतलब क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो P होता है इसमें अधिक से अधिक क्या 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6, D उपकोष में 10 और F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स आता है कि ध्यान दीजिएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो S ब्लॉक के तत्वों में देखिए 2 वर्गों में बांटा गया है, जो P ब्लॉक का
6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पी ब्लॉक को देखिए 6 वर्गों में बांटा गया है, और जो डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसे 10 वर्गों में बांटा गया है। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसको 14 वर्गों में बांटा गया है। तो जब आवर्त सारणी आप देखेंगे तब जाकर आपको उसको समझेंगे, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक है जो पी ब्लॉक के तत्व में हमने पढ़ाया था, तो उसमें डिटेल में आपको बताया गया है, तो आप उसको पढ़ ले होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तब आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि कम से कम आपको डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व समझ में आ गया है। इतना आपको लिखना है, यहां से यहां तक, फिर से ये आपको लिखना है, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, और इसको यहां से यहां तक लिख देना है, इस फिगर को नहीं बनाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि डी ब्लॉक मतलब क्या, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यहाँ पे लिखा है हमने संक्रमण तत्वों की विशेषताएं या लक्षण या सामान्य गुण। अब ये संक्रमण तत्व कहे या डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं कहे, दोनों बातें की है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब भैया इसकी तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, परंतु इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं आती हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो याद रखेंगे दोस्तों कि संक्रमण तत्वों के, कोई भी संक्रमण तत्व है तो संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश मतलब जो बाहरी कक्षक होते हैं, उस बाहरी कक्षक से जस्ट पिछले वाले कक्षक में क्या होते हैं, डी कक्षा में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब हमने क्या बताया आपको, ध्यान से फिगर से समझते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं संक्रमण तत्वों का कोई नाभिक है, तो नाभिक की ये क्या होती है, इस प्रकार कक्षाएं होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये मान लेते हैं अंतिम कक्षा है, तो संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्षा या हम बाह्य कक्षा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाह्य कक्षा या बाह्य कोश भी हम कह सकते हैं। तो संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पिछले वाले कोश में, बाह्य कोश से पिछले वाले कोश में, कोश के डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल कहें या डी कोश कहें, उपकोश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कह रहा है कि ये मान लेते हैं कि कोई संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्वों के ये नाभिक है और ये क्या है, इसकी कक्षाएं हैं। तो संक्रमण तत्वों के अंतिम कक्षा या अंतिम उपकोश, अंतिम बाह्य कोश मतलब अंतिम कोश में, कोश से पिछले वाले कोश के डी कक्षक में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी NS 1 to 10 होता है, और ये 1 to 10 और ये 1 to 1 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब हमने क्या बताया, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, एक एक पॉइंट से यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पिछले वाले कोश में, संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से, बाह्य मतलब बाहरी कोश से पिछले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल या उपकोश कह सकते हैं, तो बाहरी कोश के पिछले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि मतलब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी 1 to 10 मतलब डी उपकोश जो होता है, डी उपकोश होता है, इसमें 1 से लेकर 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और n-1 क्या लिखा है, 1 to 2 मतलब 1 से 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो एस उपकोश है भरते हैं। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको याद करना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, बाहरी कक्षा से जस्ट पिछले वाले कक्षा के डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। देखिए एक एक पॉइंट्स आपको समझ के जाना है, ठीक है, रटना नहीं है। अगला आता है दूसरा कि संक्रमण तत्वों का गलनांक और क्वथनांक। तो भैया इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, गलनांक भी और क्वथनांक भी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है कि संक्रमण तत्वों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं वो धात्विक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हमने लिखा है क्योंकि यह धात्विक
धात्विक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनके परमाणु क्या होते हैं, धात्विक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और गलनांक क्वथनांक तो जानते ही है ना, मतलब इसका सिंपल सा अर्थ है कि भैया यदि इसको हम गर्म करते हैं तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, वाष्पित में नहीं होगा, मतलब जल्दी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। इसको बहुत अधिक ताप देने के बाद ही क्या होता है, ये वाष्प में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे कि पानी है तो उसको हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पित होने लगेगा। ठीक है, तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा, परंतु ऐसा संक्रमण तत्वों के साथ नहीं होता है। इसको बहुत अधिक गर्म करने के बाद तब ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होगा। ठीक है, अगला आता है कि परमाणु आकार में परिवर्तन, मतलब संक्रमण तत्वों के जो परमाणु के आकार में परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, हमने अभी संक्रमण तत्वों का जो क्या होता है पूरा आवर्त सारणी से हमने समझाया था, तो उसमें हमने बताया था कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हमने क्या कहा था, संक्रमण तत्व कहा था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सिंपल से अगर कहें तो आवर्त सारणी है ये। ठीक है, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो घटता है। समझ में आया ना, मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जो क्या होता है, आकार होता है वो घटता है। किसका, परमाणु का आकार। तो वही बात हमने लिखा है कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि वह परमाणु जो क्या होते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश उपस्थित होते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे ही जैसे क्या होगा कि बाएं से दाएं जाएगा, मतलब जो परमाणु क्या होते हैं, मतलब संक्रमण जो क्या होते हैं आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उनमें उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जब बढ़ रही है तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। क्या उपस्थित हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश उपस्थित या उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आकार होता है वो घटने लगता है। समझ में आया ना, तो इसको आपको डिटेल में आपको समझेंगे तब, आपको थोड़ा सा डेप्थ में इसको समझेंगे तब। सिंपल में अभी इतना ही समझिए कि संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, अगला आता है कि आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इनकी आयनन ऊर्जा कहे या आयनन एंथैल्पी S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। मतलब जो S ब्लॉक के तत्व है और P ब्लॉक के तत्व है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, D ब्लॉक के तत्वों का आयनन एंथैल्पी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि S ब्लॉक से अधिक होगा आयनन एंथैल्पी, परंतु P ब्लॉक के जितने तत्व होंगे उनसे कम होगा आयनन एंथैल्पी। किसका, D ब्लॉक के तत्वों का या संक्रमण तत्वों का। ठीक है, अगला आता है उत्प्रेरकीय गुण। अब याद रखेंगे जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं या संक्रमण तत्वों के यौगिक होते हैं उनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। तो भैया यही इसलिए हमने लिखा है कि संक्रमण तत्वों तथा उनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण होता है या पाया जाता है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट इसके गुण है, ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी तब जब आपको समझ में आया हो तब। ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और चैनल को यदि समझ में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके सुविधा के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे पढ़ाई कराया जा रहा है, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। या जिनको नहीं पता कि प्लेलिस्ट कहां पर है, कहां से हम एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो पढ़ें, केवल उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप पे आपको लिखना क्या है, आप मैसेज करिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, या क्लास 10th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। इतना लिख कर आप मैसेज करेंगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो का लिंक मिलेगा, जितना पढ़ाया गया होगा। उसके बाद आप वहां से लिंक पर क्लिक करके
आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।